सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप घर में रहकर अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। और हम देखते हैं कि हमने देव कवि जो रीतिकालीन कवि है उनकी सवैयाँ पढ़े थे, और अब हम उनके द्वारा रचित कवित्व को पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति दिखाई है। उसमें उन्होंने प्रकृति का जो वर्णन किया है वह बसंत ऋतु का वर्णन है, और बसंत ऋतु को एक बालक से तुलना की गई है। तो आइए हम उनके कवित्व को पढ़ते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के। द्रुम का अर्थ पेड़, डार जो डालियाँ होती हैं, पलना बिछौना वो पलना है, बिछौना नौ पल्लव के नए नए पत्ते बिछौना है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन फूल, झिंगुला मतलब झबला, जो फूलों का झबला होता है। सोहे तन छवि भारी दे, वह तन पर, शरीर पर जो बसंत रूपी जो काल्पनिक बालक है उस पर फूलों का जो झबला है वह बहुत ही सुंदर लग रहा है। पवन हुलसावे केकी किर बतरावे दे। पवन हुलसा झुला रहे हैं, पलने को झुला रहे हैं। केकी कीर जो केकी मोर, कीर तोता, बतरावे दे जो यहाँ पर तोता और मोर हैं वो क्या है, उनसे बातें कर रहे हैं। पुरित पर कोकिला हलसावे हुलसावे कर तारी दे। जो कोयल है कोकिला, हलसावे हुलसावे वो बहला फुसला कर वह क्या है, बातें कर रही हैं, बातों की मिठास से। पुरित पराग सो उतारो करे नराई नौन। और कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। यहाँ जो फूलों से लदी लताएं हैं वह मानो सुंदर साड़ी पहनी हुई हैं, जिसे नायिका ने सिर तक ओढ़ा है, और पराग के कणों को उड़ाकर राई नोन की रस्म पूरी कर रही है, ताकि बसंत रूपी शिशु को किसी की नज़र न लगे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, पर ताही जगावत गुलाब चटकारी दे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बसंत मानो कामदेव जी का नन्हा बालक है, जिसे जगाने के लिए गुलाब हर रोज चुटकी दे रहा हो। अब हम दूसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है, जिसमें कवि चांदनी रात में काल्पनिक मंदिर को स्फटिक शिला से बने मंदिर के रूप में देखता है। फटिक शिलानु सौ सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सौ अधिकाय उमगे अमन। फटिक, फटिक का अर्थ यहाँ प्राकृतिक क्रिस्टल है। शिलानी शिला पर, सौ सुधारियो सुधा मंदिर, सुधा का अर्थ यहाँ अमृत है, जिसमें कहा गया है कि इस मंदिर को संगमरमर की शिलाओं से सुधार कर अमृत मंदिर के रूप में बनाया गया है। उदधि दधि को सो अधिकार उमगे अमन। उदधि का अर्थ है समुद्र, दधि मतलब दही। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दही का समुद्र बहुत अधिक उमड़ रहा हो, उमड़ता हुआ चला आ रहा है।
बाहर ते भीतर लौ भीति ना दिखाए दे। और इस पंक्ति में कहा गया है कि इस मंदिर में बाहर से भीतर तक कहीं भी भीत अर्थात दीवार दिखाई नहीं दे रहा है। दूध कोसो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। और इसमें कहा गया है कि इस मंदिर में के आंगन में फर्श ऐसा लग रहा है मानो दूध का फेन अर्थात झाग फैल रहा है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। इस सफेद मंदिर में तारे के समान, तरुणी का अर्थ यहाँ पर नायिका है, ठाढ़े मतलब खड़ी है और झिलमिला रही है। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। इसमें मोतियों का जो ज्योति है, प्रकाश है, वह मल्लिका के फूलों के रस में मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। मकरंद फूलों का रस। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लागे। सारा वातावरण जो है वह क्या है, सफ़ेद प्रतीत हो जैसा लग रहा है। आकाश शीशे के समान है। इस आईने में चंद्रमा राधा प्यारी के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चांद। यहाँ पर जो राधा प्यारी है वह प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रही है। उसकी जो आभा है, उसकी जो चमक है वह क्या है, उजियारी लग रही है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कवित्व का भावार्थ पढ़कर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस कवित्व पद से कुछ प्रश्न हैं जिसे आप जरूर करें। पहला प्रश्न है, बसंत रूपी शिशु कहाँ किस प्रकार सोया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, बालक को जगाने का काम कौन करता है। तीसरा प्रश्न है, लताओं को देखकर कवि क्या कल्पना करता है। चौथा प्रश्न है, तारों को देखकर कवि क्या कल्पना करता है। पांचवा प्रश्न है, राधिका किस प्रकार प्रतीत होती है। छठा प्रश्न है, उदधि दधि की कल्पना स्पष्ट करें। धन्यवाद बच्चों।